क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुतालिक है। हम पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्यों हम फूड लेते हैं, आखिर हमें क्या ज़रूरत है, और इस फूड को लेने के बाद उसके साथ हमारे जिस्म में क्या होता है। हम तो बस देखते हैं कि फ़ूड हम ले रहे हैं, खाई जा रहे हैं मुंह से, तो आगे इसके साथ क्या होता है ये पूरा आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम में एक प्रोसेस हो रहा होता है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो रहा है जिसे हम डाइजेशन का नाम देते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास है एक एप्पल। एप्पल में क्या मौजूद है? अब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और भी विटामिन सी भी मौजूद है, लेकिन इसे हासिल कैसे करें? ये तो इसके अंदर है, ये पैकिंग में है, बहुत ही एक बिग सिंगल पीस है। तो इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उसे मैं कैसे हासिल करूंगा ताकि वो मेरे सेलुलर लेवल पे पहुंच के मुझे हासिल हूं और मेरा सेल जो है उसे यूटिलाइज करे अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एटीपीस को जनरेट करने के लिए, और डिफरेंट जो ज़रूरत होती है उसकी, उसमें उसको यूटिलाइज कर सके। तो इससे कैसे न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं? इसमें तो कम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है, एक सिंगल पीस है हमारे पास। तो ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा आज टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। देखिए, जनाब वाला डाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन इसी तरह बनती है। लार्ज सिंगल पीस ऑफ फूड हो, उसकी हम ब्रेक डाउन करें स्मॉलर पीसेस में, ताकि उससे जो एनर्जी हमें हासिल हो, जो न्यूट्रिएंट हमें हासिल हो, हम उनको सेलुलर लेवल पे यूटिलाइज कर सकें। और डाइजेशन में जो सबसे मेन ऑर्गन है वो सारा काम होता है इस स्टमक का। तो अब हम देखते हैं, ये डाइजेशन की हमने थोड़ी बहुत तारीफ की, उसे देख लिया। इससे हमने कहा कि डाइजेशन का मेन ऑर्गन स्टमक है। तो डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज complex फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। उन पीसेस को हम आसानी से आगे जाके उनमें जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनको हासिल कर सकें, उनको यूटिलाइज कर सकें, ताकि वो हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें शामिल हो सके। जहाँ पे भी उनको ज़रूरत हो, जिस सेल को भी ज़रूरत हो, वो उसे आसानी से अवेलेबल हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया, डाइजेशन का हमने बताया। अब हम इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, तो ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, शुरू में मैं इस फूड को देखूं, इसे टेस्ट करूं, या इसे जस्ट इमेजिन करूं, तो मेरे माउथ कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। इमेजिन करने पर भी वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब उस सलाइवा का क्या काम है? मैं इसे अगर खाऊं तो ये ड्राई फूड है, ये ड्राई फॉर्म में हार्ड है, ड्राई फूड नहीं है, सॉरी, ये ड्राई फॉर्म में हार्ड है, तो इसे मॉइस्चर की ज़रूरत है, इसे नरम व मुलायम होने की ज़रूरत है, ताकि आगे जो हमारे पार्ट्स हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के वो सेंसिटिव हैं। तो सेंसिटिव पार्ट को ये अगर ऐसे ही चला जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर इसे मॉइस्ट किया जाए, इसे पीसेस में कन्वर्ट किया जाए, इसे एक बिल्कुल नरम कर दिया जाए, तो ये आगे जाके कोई मसला नहीं पैदा करे। इसीलिए कहते हैं कि खुराक को दांतों से खूब चबाना चाहिए पहले मुंह के अंदर, फिर उसे आगे भेजना चाहिए। कुछ लोग जो थोड़े बहुत पीसेस करके बस ऐसे ही जाने देते हैं तो उनके लिए बड़े मसले हैं।
देखते हैं सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है माउथ कैविटी। क्या है? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में अभी मैंने आपको बताया ये हमारा पूरा माउथ कैविटी है। इसमें टीथ भी है, इसमें जो हमारे गाल हैं, इसमें टंग भी है। अब टीथ क्या करते हैं? शुरू में टीथ टेयर्स बनाते हैं, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस पे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूड को, अगर वो सिंगल हो तो हम उसे सबसे पहले टीथ से तोड़ते हैं, उसे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारे पास ये मोलर, प्री मोलर, मोलर टीथ हैं, वो उनको मज़ीद छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। सलाइवा जो है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और ये ज़बान इससे सर्कुलेट घुमा घुमा के एक बिल्कुल नर्म व मुलायम फॉर्म में लेके आता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। अब ये बोलस इतना नर्म होता है कि फिर इसने आगे जाना होता है। अब इसे टंग पुश करेगा तो ये कहाँ जाएगा? सीधा फेरिंग्स के अंदर। देखिए दोस्तों, फेरिंग्स, अब हम नोज़ माउथ दोनों से हम सांस भी लेते हैं, माउथ से हम खाना भी खाते हैं। तो ये यहाँ पे फेरिंग्स जो है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, समझाने के लिए आपको बता रहा। ऊपर से ऐसे समझो ये नोज से आ रही है, ये हमारे पास कहाँ से? माउथ से। तो ये सिंगल, ये फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स, ये पैसेज वे है। हवा को भी इसी में से गुजरना होता है और जो फूड हम ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से बोलस हो के आगे जाना है, बोलस की फॉर्म में जाना है, तो बोलस ने भी इसी से गुजरना है। तो ये सिंगल पैसेज वे है। आगे जाके ये डिवाइड होगा मेरे दोस्तों, देखो दो हिस्सों में। हवा का रास्ता अलहदा और ये जो हमारे पास एसोफेगस है, यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं वो जिसने आगे स्टमक की तरफ जाना है, उसका रास्ता अलग। अब यहाँ पे एक मसला पैदा होता है। मसला ये है कि सांस की नाली, हम खुराक भी ले रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं एट अ टाइम। तो जब हम खुराक ले रहे हैं तो क्या वो जो हम फूड है, क्या वो विंड पाइप में भी चला जाएगा? नो। उसके लिए हमें कुदरत ने एक तोहफा दिया एपिग्लॉटिस की फॉर्म में। एपिग्लॉटिस ये है विंड पाइप, इसके ऊपर एक फ्लैप, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी हम खुराक स्वेलोइंग कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, तो खुराक इसमें नहीं जाता। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं खुल जाता है। तो ये है एपिग्लॉटिस का जो बेनिफिट है, हमें वो यहाँ पे हमें मिलता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के दौरान हमें बोलना नहीं चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो ये एपिग्लॉटिस वाइब्रेट करेगा, इसके खुलने के चांसेस हो जाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ मसले चले। तो ये तो था फेरिंग्स के अंदर खुराक लेके आगे। अब फेरिंग्स में इसने जाना है, ये है जनाब हमारे पास एसोफेगस, OESOPHAGOUS, ये एसोफेगस है। एसोफेगस की ये जो वाल्व है, इसमें रिंग की तरह के मसल्स मौजूद हैं। रिंग की तरह के मसल्स मौजूद हैं, यानी कि जब खुराक यहाँ इंटर होगा बोलस की फॉर्म में, ये यहाँ पे एसोफेगस में आ गया, तो इसमें ये जो मसल्स है, इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होंगी। उस पूरे जो रिदम प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्रैक्शन भी आ रहा है, उसमें रिलैक्सेशन भी आ रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। ये पेरिस्टाल्सिस क्या करता है? मूवमेंट कराता है, बोलस को आगे लेके जाता है। इसकी मूवमेंट ऐसे होती है, यहाँ पे बोलस आ गया, इसमें अंदर आ गया, तो ये इधर से बंद हो जाता है, खुलता है, फिर बोलस जब इधर, ये मूवमेंट करके इससे आगे कहाँ पे लेके आया जाता है? स्टमक के अंदर। सलेवरी ग्लैंड में हमारे पास एक एंजाइम था जिससे हमने अमाइलेज एंजाइम है, जो कि शुरू में ही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अब एसोफेगस से हमारा खुराक किधर पहुंच गया? यहाँ पे स्टमक के अंदर।
अब स्टमक में इंटर नहीं हुआ, यहाँ पे एक वाल्व है, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक वाल्व है जिसे हम कहते हैं, इस वाल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या है अभी बताते हैं। ये है, यहाँ पे एक वाल्व है जिसे हम स्फिंक्टर बोल रहे हैं। तो जनाब जब बोलस आता है एसोफेगस से, यहाँ पे बिल्कुल उसने अब इंटर होना होता है स्टमक के अंदर। यहाँ पे एक वाल्व मौजूद है, वो वाल्व स्फिंक्टर उसे अलाउ करता है बोलस को, तो वो किधर शामिल हो जाता है, स्टमक में इंटर हो जाता है। अब वो जो वाल्व है बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है, ताकि स्टमक से वापस जो बोलस है वापस एसोफेगस में ना चला जाए। ये पेरिस्टालसिस वेव इतने मजबूत हैं कि अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट भी फूड खाने, यानी कि हम उल्टे भी हो जाए, तब भी ये पेरिस्टालसिस वेव जो है हमारी फूड को स्टमक में पहुंचा देती है, हमारी डाइजेशन होती रहती है। अब स्टमक में क्या है, स्टमक के जो वाल्व हैं, ये वाल्व, इसके जो वाल्व हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन को सिक्रीट करता है, और हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो एक जगह से सिक्रीट होके जिधर उसने काम करना होता है वहीं पे जाता है, और अगर उसने कोई फंक्शन इनिशिएट या एक्टिवेट कराना होता है तो उसको करता है, अगर इनहिबिट करना होता है तो उसको। यहाँ पे जो है ये वाल्व, हमारे पास डिफरेंट एसिड्स, जूसेस होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब इसमें एसिड्स क्या है, गैस्ट्रिक एसिड, इसमें HCl भी, पेप्सिन भी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सिक्रीट होंगी। इनकी HCl की जो pH है वो 2 से 3, इन दोनों की pH 2 से 3 तक हो, यानी कि हाईली एसिडिक है। 2 से 3 pH का होना मतलब ये बहुत ही हाईली एसिडिक है। अब हमारे खुराक के साथ, बोलस के साथ कोई ऐसा जर्म आ जाए जो कि हमारे लिए बाद में किसी बीमारी का बायस बने, तो ये एसिडिक स्टमक में जो एसिडिटी है वो उस जर्म को किल कर देता है, बिल्कुल उसे किल करके हमें एक प्योर, अगर हम शुरू में हमारे पास कुछ कोताहियाँ हुई, हमने फूड ले लिया, वो हाइजेनिक नहीं था, उसमें कुछ जर्म्स आ गए, तो एसिड उनको किल कर देता है स्टमक के अंदर। यहाँ पे स्टमक में, अब ये जो स्टमक के वाल्व हैं, मसल्स, ये यहाँ पे क्या होती है, इनकी मूवमेंट होती है, मज़ीद इंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल रिएक्शन होते हैं, इंजाइम यहाँ पे आ जाते हैं, पेप्सिन इंजाइम है, ये प्रोटीन को मज़ीद ब्रेक डाउन करने में भी ये पेप्सिन इंजाइम इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होता है, खुराक जो है वो बिल्कुल, अब ऐसे समझें, बहुत ही आखिरी हद तक नरम व मुलायम, पीसेस में उससे मज़ीद पीसेस नहीं हो सकती, इतना वो उस पर एसिड ने अटैक किया, उस पर जर्म को मारे गए, उसमें पेप्सिन एंजाइम ने अमल किया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अब जनाब यहाँ पे समझो कि अब हमारी जो फ्राक है वो बिल्कुल पीस होके यहाँ पे आ गई है। पहले हमने बोलस का नाम दिया, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हम अपने फूड को बोलस का नाम दे रहे थे। अब जब इसमें एंजाइम ने एक्शन किया, केमिकल डाइजेशन हुई स्टमक के अंदर, तो उसको हम फिर नाम देंगे काइम का, काइम। वहाँ पे बोलस, यहाँ पे काइम। अब यहाँ पे एक और वाल्व है, एक और वाल्व है। नीचे हमारे पास इंटेस्टाइन शुरू हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। यहाँ पे जो वाल्व है उसको पेरोलस कहते हैं, पेरोलस वाल्व। पेरोलस वाल्व अलाउ करता है काइम को कि वो
जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ये है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ड्यूडेनम, इसमें इंटर हो जाता है हमारा काइम। अब दोस्तों मसला यहाँ पे ये है जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और जिसको हम कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो देखें, ये रेड मैंने बनाया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें पूरा ये फैला हुआ है इधर। स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 7 फीट लंबाई में है, लार्ज इंटेस्टाइन इतना नहीं है। फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा, बिकॉज ऑफ देयर डायामीटर। देखें अब इसका डायामीटर देखें, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज़्यादा है ना, इसका देखिए डायामीटर कम है, तो डायामीटर की बेस पे हमने इनको नाम दिया, ना कि इनकी लंबाई की बेस पे। टोटल जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी माउथ से लेके एनस तक, वो सारे का सारा 9 फीट का है। अब उसमें 7 फीट पे मुश्तमिल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 फीट बाकी बचते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम पहले स्मॉल कह रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ डायामीटर की बेस पे स्मॉल कह रहे हैं, अदरवाइज ये स्मॉल नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब ड्यूडेनम के अंदर खुराक आ गया। ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में ये जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं बनाए हुए, ये है हमारे पास लिवर, ये हमारे पास है गॉल ब्लैडर। अब इनकी सिक्रीशन होती है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल को, ये जो स्टमक था हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहा था, अब लिवर बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल क्या करता है जनाबे वाला, बाइल जाके फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को, इनकी डाइजेशन जाके करवाता है। लिवर बाइल सिक्रीट करता रहता है और वो जो बाइल है गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है। उस वक्त तक गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखता है जब तक कि ज़रूरत नहीं पड़ती बाइल की। अब गॉल ब्लैडर है, लिवर है, पैंक्रियाज भी यहाँ पे मौजूद है, उसकी भी सिक्रीशन होती है। पैंक्रियाज 3 किस्म की जो एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। मैं उनको लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है, इधर देख, ट्रिप्सिन, नंबर 2 अमाइलेज, नंबर 3 लाइपेज। अब सवाल ये बनता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है ये, जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, लिवर्स, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो डाइजेशन के लिए असेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी है। इनके सिक्रीशन के बगैर डाइजेशन नामुकम्मल है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब देखें हमारे पास पैंक्रियाज ने PANCREASE, पैंक्रियाज ने क्या किया, 3 किस्म की एंजाइम्स प्रोड्यूस की। उसमें एक ट्रिप्सिन है, अमाइलोज है, लाइपेज है। अब जब हमने फूड लिया तो उस फूड में हमें तो एप्पल नज़र आ रहा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन, उसमें फैट, उसमें फाइबर, उसमें विटामिन, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अब कोई एक एंजाइम या एक चीज़ आके इन सारी चीज़ों को अलहदा करके तोड़ता नहीं है, ना ही एब्जॉर्प्शन करता है। प्रोटीन के लिए हमें अलग से एंजाइम चाहिए, या फैट्स के लिए हमें अलग से चाहिए। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए अलग से चाहिए। अब ट्रिप्सिन देखें, अमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जाके लिपिड पे या फिर फैट पे अटैक करता है। अटैक का मतलब वहाँ पे जाके रिएक्ट करता है। तो जनाब,
लिपिड फैट को रिएक्शन करके कन्वर्ट कर देता है इसके वो लाइपेज हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल है। अब इसको कन्वर्ट किया फैटी एसिड्स में, ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। वो बड़ा मॉलिक्यूल था, ये छोटा मॉलिक्यूल है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे जाके रिएक्शन करता है, इसको स्मॉल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे रिएक्ट करता है, प्रोटीन को स्मॉल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हम खुराक को अब्जॉर्ब या असेमिलेशन नहीं होती उस वक्त तक खुराक की जब हम उसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में ना कन्वर्ट करें। हमारे एंजाइम इसमें हमारी हेल्प करते हैं, जो उनके स्मॉलेस्ट यूनिट हैं उस फॉर्म में इनको लेके आते हैं, यानी कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वो पहले लाइपेज की, अगर वो लिपिड की फॉर्म में था, एंजाइम लाइपेज ने आके लिपिड पे रिएक्ट किया और उसके फॉर्म को, यानी कि उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट था फैटी एसिड, उसमें कन्वर्ट किया। हमारे काम ये फैटी एसिड आएगा, हमारे काम ये शुगर आएगा, हमारे काम ये अमाइनो एसिड आएगा। अब फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, शुगर ये किधर बन गए? ड्यूडेनम के अंदर। मज़ीद भी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई, उनको किधर जाना है? ड्यूडेनम के पास। इधर ये जिजुनम, ये पार्ट दरमियान वाला जिजुनम, और यहाँ जो नज़दीक है लार्ज इंटेस्टाइन के, उसे हम इलियम कहते हैं। जिजुनम और इलियम के अंदर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। जब हम एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6, 5 to 6 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मौजूद हैं इस इलियम के अंदर। इस इलियम के अंदर 5 से 6 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं विलाई। जिजुनम में मौजूद है, इलियम में मौजूद है। अब विलाई देखिए, फर्ज करें हम इसका ऐसे समझे, ये सरफेस है इलियम का, इसमें बहुत सारे ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, विलाई मौजूद है, लातादाद 5 to 6 मिलियन, बहुत ज़्यादा है। अब हम एक को अगर देखें, एक इलियम, एक विलाई को हम देखें तो क्या बनेगा? मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे, ये हमारे पास जो विलाई है उसका आउटर सरफेस है, विलाई का आउटर थिन सरफेस। इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद है, ये ब्लड वेजल्स हैं। अब जनाब, ये जो इलियम है, ये मूवमेंट की हर वक्त मूवमेंट करता रहता है। कभी जो इसकी लंबाई है ये शॉर्ट भी हो जाता है, ये वाइड भी हो जाता है, ये ऑसिलेशन भी करता है, ये पल्स मूवमेंट भी करता है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी मूवमेंट है, विलाई सारी मूवमेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में सारी चीज़ें मौजूद। ये जो कैपिलरीज हैं इनको अब्जॉर्ब कर लेंगी, अमीनो एसिड को अब्जॉर्ब करेंगी, शुगर को अब्जॉर्ब करेंगी, तो इन सब को क्या कर रहा है? कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर रहा है। अब इन कैपिलरीज के दरमियान ये जो हमें ब्लैक से जाहिर कर रहा हूं, लैक्टिया,
लैक्टल सब्सटेंस। कैपिलरीज क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड को और शुगर को ऑब्जर्व कर रहा है। अब बच गया फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, जो भी फैट्स की फॉर्म में हमारे खुराक में आ रहा है उसको ये लैक्टल एसिड अपने अंदर लेगा, फिर उसको लिम्फेटिक सिस्टम में डाले। अब ये कैपिलरीज इन्होंने असाइमिलेट किया। एक प्रोसेस है, अगर फूड से हम ये फूड को न्यूट्रिएंट की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असाइमिलेशन। एंट्रेंस ऑफ फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब हमारा फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो चुका है। ब्लड हमारा कहाँ कहाँ से जाता है, इसका जो मरकज़ है वो हार्ट है, पंप करता रहता है। ब्लड सर से लेके पाँव तक हर जगह पे जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो चुकी है, यानी कि जिधर भी सेल्स को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की, ये ब्लड जाके उनको प्रोवाइड करता है, फिर सेल उनको यूटिलाइज करते हैं, फिर हमारे सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करेगा, टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो आर्गन फंक्शन परफॉर्म करेगा, आर्गन फंक्शन परफॉर्म करेगा तो आर्गन सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करेगा, आर्गन सिस्टम अगर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो मैं और आप ऑर्गेनिज्म हैं, हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इन सब का फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ फूड के ऊपर। फूड नहीं मिलेगा, हमारे ये जो हैं सेल, टिश्यू, आर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे, फंक्शन लेस हो जाएंगे। तो ये तो था, हम इलियम तक पहुँचे। अब हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में ये भी चीज़ें शामिल हो गई हैं। तो जनाब अब बारी आती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की। किस इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। ये हमारे पास ब्लैक में था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो मूवमेंट हो रही है, पहले बोलस की मूवमेंट हो रही थी, अब काइम की मूवमेंट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टालसिस वेव्स की वजह से हो रही है और कोई इसमें वजह नहीं है। अब हमारे पास देखें लार्ज इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो गई। अक्सर जो हमने देखी, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले थे, फैटी एसिड, फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर ऑब्जर्व, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर ऑब्जर्व, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होकर ऑब्जर्व, बच क्या जाता है, वाटर बचता है। और जो सिक्रीशन थी, जो लिवर ने बाइल सिक्रीट किया, पैंक्रियाज ने ट्रिप्सिन, माइलेज, लाइपेज, ये सारी सिक्रीशन और जो फ्लूइड थी वो भी आ रही है। और बहुत सारी मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन, ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुए, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में मटेरियल मौजूद है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है जिसका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या है, वाटर और साल्ट की अब्जॉर्प्शन। वाटर प्लस साल्ट अब्जॉर्प्शन कौन करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो जनाब इससे बढ़ के एक और मज़े की बात है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, उन्होंने भी तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अब कुछ कहते हैं कि बैक्टीरिया इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और बैक्टीरिया इंसान की जान भी लेते हैं। जब बीमार होते हैं तो ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम इंजेक्शन लेते हैं। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, वो हमें विटामिन बना के देंगे। विटामिन के, देखें विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में
हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब मुझे कोई कट लग जाए, फ़र्ज़ करें ये जो ब्लड वेसल है मेरा, इसे कट लग जाए और ब्लड क्लॉटिंग हो ही ना, विटामिन के हो ही ना, तो ब्लड तो सारा मेरे बॉडी से निकल जाएगा, तो मैं अल्टीमेटली डेथ की तरफ चला जाऊंगा। अब मैं विटामिन के बना के बैक्टीरिया दे रहा है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग होगा तो कटिंग की हीलिंग होगी तो मैं सेहतयाब हो जाऊँ। अब इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे? विटामिन के बना के दे रहे थे हमें। विटामिन के क्या कर रहा था? ब्लड क्लॉटिंग कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग कर रहा था। अब अक्सर चीज़ें जो हैं वो हमने अपने खुराक से निकाल ली, बच जाता है वेस्ट मटेरियल। पानी भी हमने उससे ले लिया, तकरीबन दिन में 7 लीटर पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत है। अगर हम उसे नहीं प्रोवाइड करेंगे इतना ज़्यादा, उसने तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें चाहिए कि हम पानी 7 लीटर पिया करें, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बेहतर अंदाज में फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो जनाब वेस्ट मटेरियल बच गया। वेस्ट मटेरियल आगे जाता है, इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स इसको सीकम बोलते हैं। ये जो ऊपर जा रहा है, इधर जो हो रहा है, नीचे आ रहा है, इस सारे को हम कहते हैं कोलान। ये जो लास्ट में बचता है इसे हम कहते हैं रेक्टम। उन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए रेक्टम फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको स्टोर करता है। देखें, अगर ये रेक्टम हमारे पास ना होता, जैसे जैसे सारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, असेमिलेट हो रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो वेस्ट मटेरियल होता उनको एनस से डायरेक्ट खारिज करना पड़ जाता। एक्सक्रीशन उसकी जैसे जैसे वो आते जाते एक्सक्रीशन उनकी होती जाती, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब हम छोटे बच्चे जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते, उनका जो रेक्टम होता है वो अभी तक इतना डेवलप हुआ नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। उनकी जो कॉन्शियस है वो उस कंट्रोल नहीं होता है इस रेक्टम के ऊपर। तो जैसे जैसे वो फूड खाते हैं बगैर किसी को बताए, बगैर रोए, बगैर कुछ किए, उनकी जो वेस्ट मटेरियल वो एक्सक्रीट हो जाती है। अब बड़ों का ऐसे नहीं होता, उनके कंट्रोल में होता है, कॉन्शियस कंट्रोल में। रेक्टम की बहुत स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रेक्टम एक्सक्रीशन से पहले क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। अब रेक्टम के बाद यहाँ पे एनस आ जाता है, एनस से वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इस तरह था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। छोटी सी ओवरव्यू हम ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस था डाइजेशन का। डाइजेशन में हमने कहा हम फूड को लेते हैं, फूड हम एज इट वैसे का वैसे नहीं खा जाते। फूड हमारे पास होता है फैट की फॉर्म में, होता है प्रोटीन की फॉर्म होता है, और हमारे पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। हालांकि हमारे पास इन्हें हासिल करने के लिए हमारे सेल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। ब्लड वेजल्स में जाने के लिए ये इनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमने मज़ीद तोड़ना है। प्रोटीन को अमीनो एसिड की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट को हमने लाना है शुगर की फॉर्म में, सिंपल शुगर की फॉर्म में, और हमारे पास जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड, जो फैट्स है उसको फैटी एसिड की फॉर्म में लाना है। इन सारी चीज़ों को लाने के लिए ये पूरा सिस्टम अल्लाह ने हमें दिया। यहाँ से हम खुराक को माउथ कैविटी से इंटर करते हैं फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज वे है, दोनों एयर पैसेज वे भी है और फूड भी इसमें से पास होता है। अब दोनों जाके फेरिंग्स जाके डिवाइड हो जाता है दो में। एक एसोफेगस है जिसको आज हमने स्टडी किया, और दूसरा हमारे पास ये जो है विंड पाइप, ट्रेकिया, विंड पाइप। अब इसमें खुराक भी आ रहा है, हवा भी आ रहा है। खुराक को हमारे पास एसोफेगस में जाना है,
क्या पता वो विंड पाइप में चला जाए। तो उससे हमें अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एपिग्लॉटिस दिया। जैसे ही हमारे पास खुराक की एंट्री होती है एसोफेगस पे, एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, पूरा ढक्कन आ जाता है उसके ऊपर। यहाँ पे खुराक आ गया जनाब, हमारे पास स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक में अब सिक्रेशन होती है एंजाइम्स की। इसके वॉल्स में मैंने कहा ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एंजाइम जो कि सिक्रेट करते हैं। इसमें HCl भी, गैस्ट्रिक जूस HCl प्रोड्यूस करता है। पेप्सिन एंजाइम खारिज होता है इससे, जो कि जिनकी pH होती है वो 2 से 3, बहुत ही हाई pH है, बहुत ही हाईली एसिडिक हैं ये। अब ये एसिडिटी क्या करता है, जो फूड के साथ हमारे कुछ जर्म्स आ जाते हैं तो उनको किल कर देता है। अब फूड जो है काइम की फॉर्म में किधर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में आ गया फूड। ड्यूडेनम में फूड जो काइम आ रहा है वो पहले एसिड, उस पर एसिडिटी उसकी बहुत ज़्यादा थी। ड्यूडेनम में उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसकी एसिडिटी को नलीफाई किया जाता है, और फिर जो खुराक है हमारे पास आगे जेजुनम में खारिज जाता है। जेजुनम और इलियम के अंदर हमने कहा कि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनका फंक्शन जो है ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन है। ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन अगर कोई पूछे किस में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन किस में होता है, हम वाइडली अगर पूछे तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर वो कहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, तो ज़ाहिर है हम इलियम में कहेंगे, क्योंकि इलियम में हमने कहा 5 to 6 मिलियन विलाई होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में है ये। इनकी मूवमेंट होती है, ऑसिलेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, पल्सेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ये लेंथी भी हो जाते हैं, शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारे मूवमेंट क्या करते हैं, हर तरह के इन चीज़ों को हमें असेमिलेशन में मदद करते हैं। अब हमारे पास पैंक्रियाज ने 3 किस्म के एंजाइम सिक्रीट किए थे, उसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन पे रिएक्ट किया और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा। अब अमीनो एसिड वो सिंपल स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन का, जिससे ब्लड स्ट्रीम में जाना है और ब्लड स्ट्रीम में आसानी से जा सकता है। अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट पे और उसे सिंपल शुगर में तोड़ा। लाइपेज ने लिपिड पे एंजाइमेटिक रिएक्शन किया, उसे फैटी एसिड में तोड़ा। अब इलियम तक ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो चुकी हमारे ब्लड के अंदर। विलाई की हमने बात की कि इसका आउटर थिन सरफेस है, इसके नीचे क्या है, कैपिलरीज मौजूद है, लैक्टियल मौजूद है। अब ये ब्लड वेसल्स हैं नीचे, कैपिलरीज क्या करते हैं, इनको अब्जॉर्ब करते हैं, इस अमीनो एसिड को, शुगर को अब्जॉर्ब करते हैं और इसे ब्लड वेसल्स में पहुंचा देते हैं, ब्लड वेसल से ब्लड स्ट्रीम से फिर सेल्स के अंदर। अब लैक्टियल जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अब्जॉर्ब करता है और इसे लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचा देता है। अब देखें ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में जैसे जो हमारे न्यूट्रिएंट इंटर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम असेमिलेशन का नाम देते हैं, एंट्रेंस ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहाँ तक हम इलियम में। अब हमारे पास अब बच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने कहा कि ये सारी चीज़ें पहले से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो चुकी हैं। एक तो हमारे पास वाटर बचता है, दूसरा साल्ट, इनकी अब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक और हमने बात पढ़ी कि बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया विटामिन से बनाते हैं, विटामिन के, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी फूड में से, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, वो हमने ले ली। अब हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचता है। वेस्ट मटेरियल में जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है। जब भी स्टोरेज मुकम्मल हो जाए या ह्यूमन अपने कॉन्शियस कंट्रोल से उसे एक्सक्रीट करना चाहे, तो एनएस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ दोबारा से देखिए, दोबारा से नहीं देखना तो आपने एक बुक को उठाइए, पढ़िए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।